नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज से इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ की प्रैक्टिस, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और बहुत जल्द ही फॉर्म इसका आने वाला है। हालांकि इसमें पोस्ट की अभी संख्या नहीं बताई गई है एग्जैक्ट, लेकिन जब तक फॉर्म नहीं आएगा तो मान के चलना है कि क्योंकि दो नोटिस आए थे, एक में 35 के और एक में 83 के दिया हुआ था, मतलब 1000 में। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग आज से अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। और मैंने उस टाइप के प्रश्न लिए हैं कि जो कि थोड़ा सा हेवी होता है, मतलब हेवी का मतलब कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे होता है। मैंने वैसे प्रश्न बिल्कुल नहीं लिए हैं जो कि एकदम ईजी हो, जोड़ घटाने वाला वैसा प्रश्न मैंने नहीं लिया है। लगभग आप लोगों के ये 17 प्रश्न या 18 प्रश्न होंगे जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। हर शिफ्ट के मैं सभी क्वेश्चंस कराऊंगा। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना है थोड़ी सी, कि इस बार जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, लेकिन लेवल नहीं बदलेगा। लेवल आप लोगों को यही सब देखने को मिलेगा, लेवल तो भाई आप लोगों का यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, क्योंकि गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक ही आदमी बहुत सारे काम करेंगे तो फिर गलतियाँ तो होना ही है। इसके वजह से इस बार जो है एसएससी जो है अलग वेंडर दिया है क्वेश्चन सेट करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को, क्लास को। कह रहा है कि 9 और 36 का तृतीयानुपाती क्या होगा, थर्ड रेशियो ऑफ 9 and 36। तो इसका जो फार्मूला होता है भाई, क्या होता है, आपने रेशियो अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई, एक होता है ए मानते हैं, एक को मानते हैं बी। बात समझ में आ रहा है। और फार्मूला होता है तृतीयानुपाती का b²/a। इसमें कभी भी आपको दो ही क्वेश्चंस दिए रहेंगे जब भी आप लोगों को तृतीयानुपाती निकालना हो। और इसका फार्मूला क्या होता है भाई, b²/a। b का मतलब यहाँ पर 36 दिया है, तो 36 को स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, 36 × 36। a की जो वैल्यू है कितनी है भाई, 9 है। इससे ही कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। और 36 चौका 36 दूनी 72, 144, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। लेवल आप लोगों का यही रहेगा, क्योंकि ध्यान ये भी रखना है कि 60 मिनट में 80 प्रश्न करने हैं। चलिए, ये टाइम एंड वर्क, इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं एक क्लास में, एक वीडियो में, कि किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आए थे, और टाइम एंड वर्क का अच्छा खासा प्रश्न देखने को मिला था, साथ ही परसेंटेज का भी। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर रहे हैं। चलिए, बी और सी बहुत आसान सा प्रश्न है, 150 दिनों में कर रहे हैं इसको। और ए और सी जो हैं 200 दिनों में। ये कंसेप्ट होता है इसका टाइम एंड वर्क का। अब हमें तीनों की जो डेट दी हुई है, डे दी हुई है, उसके एफिशिएंसी यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 600 हो जाएगा, मीन्स 600। ये एक दिन में। अब इधर जो हमारा निकलता है वो 1 डे वर्क होता है, एक दिन का काम होता है। ये हो जाएगा भाई 5, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना, 3। तो कह रहा है कि इसे 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि सभी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का इसमें हिस्सा निकालना है, एक व्यक्ति का इसमें मेहनत निकालना है, यानी कि एक व्यक्ति का दिन निकालना है। तो 200 दिन में पूरा कर रहा है ना, यानी कि सभी यहाँ तक तो कर लिए हम लोगों ने। तो a + b + c, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो 2a + 2b + 2c आएगा। एंड यू हैव टू टेक कॉमन 2। आपको 2 क्या करना है भाई, कॉमन ले लेना है। और सबको मिलाने के बाद ये 600 काम को मिलकर के 5 4 9 और 9 3 12, इधर जब 2 आएगा तो हमारा इधर भी 2 आ जाएगा। इसे सही कट जाएगा 6 बार में, और इसे कट जाएगा कितने बार में, 100 बार में। यानी कि सभी लोग मिल करके इसमें 100 दिन में काम को कर सकते हैं। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छी लगे तो भी भाई आप लोग बता सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अब यहाँ पर कि अगर तीनों मिलकर के काम करें तो उस काम को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं।
अलग अलग जो काम कर रहे थे उसको मिला करके 100 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन हमें निकालना है क्या भाई, बी का, और वो भी 2/5 पार्ट निकालना है। तो पहले हम लोग बी का अगर निकालना रहेगा, सिर्फ बी का, ठीक है, तो 1/100 ले लीजिए। बी को अगर निकालना है तो हमें ए और सी को भगाना पड़ेगा, यानी कि ए और सी की वैल्यू को घटाना पड़ेगा। -1/200, ये भी आप लोग कंसेप्ट पता ही होगा, ठीक है। वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 200 इसका दिन आएगा, 200 दिन आएगा। लेकिन अगर बी को अकेले अगर छोड़ दिया जाए तो वो 200 दिन लगाएगा काम करने के लिए, और इसका 2/5 निकालना है। क्या निकालना है भाई, 2/5 निकालना है। तो 2/5 निकाल दीजिए, 5 से कट जाएगा, कितने बार में, 40 बार में, और 40 दूनी का क्या हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। 2/5 काम करने में इसको 80 डेज का समय लगेगा। कितने दिन का भाई, 80 दिन का। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, कई तो ऐसे प्रश्न होते हैं कि भाई उसको हम लोग ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क वाला में जो अभी प्रश्न दिया था उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% के छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य क्रमशः क्या होगा। दो वस्तुएं हैं, एक पर अगर 20% की छूट दे दें और एक पर 25% की छूट दे दें, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं। तो जो इसका ऑप्शन है, बाई ऑप्शन, इसको हम लोग बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं। 50 और 60 दिया है, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले वस्तु पर 50% की छूट दी जा रही है, दूसरे वस्तु पर 25% की छूट दी जा रही है, ये भी ध्यान रखना है। ये पहला वस्तु हो जाएगा और ये दूसरा वस्तु हो जाएगा, क्लियर है। इस पर अगर हम लोग देंगे कितना भाई, 20%, तो इसका 10 रुपये छूट देकर के 40 रुपये में देना पड़ेगा, और इसका 25% निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 15 रुपये। तो 40 इधर और ये हो जाएगा कितना, 45 रुपये। 15% छूट देने के बाद, यानी कि 15 रुपये छूट देने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 रुपये। दोनों आपस में बराबर नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर बराबर है कह रहा है, लेकिन बराबर नहीं हुई, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा पर भी इसी प्रकार से चेक करेंगे। 20% अगर इसका निकालें तो 8 रुपये हो जाएगा, 25% इसका निकालें तो आपका 12.5 रुपये हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे लगभग बराबर नहीं आएंगे। इस पर अगर हम लोग देखें 20%, तो 20% का यानी कि 10 इसमें से घट जाएगा, 5 दूनी का 10, ठीक है, यानी कि 40 रुपये हो जाएंगे, और ये 25% छूट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 25% छूट देंगे नहीं के बाद ये 10 रुपये, ये भी घट जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। दोनों आपस में बराबर नहीं है, सॉरी, दोनों की छूट के बराबर है, यानी कि दोनों का जो छूट है ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। दोनों आपस में क्या है भाई, बराबर है, और दोनों का छूट जो है यहाँ पर बराबर आया है, और यही पूछ रहा है। मीन्स आप लोगों का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 50 रुपये और 40 रुपये, क्योंकि 50 रुपये पर 20% की छूट दोगे तो 10 रुपये होगा, और 40 रुपये पर 25% की छूट दोगे तो 10 रुपये होगा, और यही दोनों छूट आपस में क्या है, बराबर है। यही तो क्या कर रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करेक्ट, किस धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज, साधारण ब्याज 3040 रुपये है, वह धनराशि है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पीआरटी लगाइए, पीआरटी बाई 100, क्योंकि एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो पीआरटी बाई 100 होता है। क्या होता है भाई, पीआरटी बाई 100 होता है। एसआई का वैल्यू दे ही दिया है, सभी वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर सभी का मान दिया हुआ है। ये आप कह रहे हैं कि साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाता है, तो ये क्या है, एसआई की वैल्यू है। प्रिंसिपल नहीं दिया है, किस धनराशि पर, पैसा तो दिया ही नहीं है, किस धनराशि पर। तो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो हमें पी का पी ही रख देते हैं। आपको एक्स मानना है आप एक्स मान सकते हैं, ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं। हमने पी को पी ही रख दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है रखने से। रेट जो है इसका कितना है भाई, 8%, और टाइम कितना है, 5 वर्ष। नीचे में इसका क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। चलिए 5 से अगर हम लोग कटाएं तो ये कट जाएगा कितने बार में भाई, 20 बार में। अब दोनों 4 के टेबल में है, ये 2 बार में, और ये कितने बार में भाई, 4 × 5 = 20, 5 बार में। इससे इसको कटा दीजिए, 15 दूनी का 30, और ये हो जाएगा 20, 15 × 5 = 75, अब 20 यानी कि 7600। आप लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भाग में हो जाएगा ना,
इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में होगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा। क्लियर है, ध्यान से देखते चलेंगे। और ये आप लोगों का जो है 2022 का, आगे से मैं लिखा करूँगा किस शिफ्ट का है, कितने डेट का है, ध्यान नहीं है, लेकिन सभी क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर से ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना और इतना को विभाजित करने पर शेषफल रिमाइंडर 5 और 6 प्राप्त हो रहा है। आखिर इसमें से वह कौन सी संख्या होगी भाई कि जिससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करें 168 से करें कि 187 से करें या किससे करें, तो अगर इस संख्या को, जो हमारा पहला संख्या दिया है, कितना दिया है भाई, यहाँ पर दिया है 2675, यहाँ पर दिया है 2320, अगर इसमें से कौन सी संख्या है जिसको अगर हम लोग 2675 में भाग करें, ठीक है, तो उस समय वो 5 शेष बचा दे, इसमें करें तो वो 6 शेष बचा दे, तो ऐसे कैसे होगा। तो इस प्रकार का कभी भी जो प्रश्न देता है, कभी भी देता है इतना शेष बचे, इतना बच, इससे करने पर इतना बचे, इससे करने पर इतना बचे, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना कि ये एलसीएम एचसीएफ में पहुंच जाता है। बात समझ में आ गया। और कभी भी 2 या 3 अगर प्रश्न दिया रहेगा और बड़ी से बड़ी दिया रहेगा, तो बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, और एचसीएफ मतलब आपको पकड़ने का ये तरीका है, छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम, क्योंकि लिस्ट, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट आ रहा है और यहाँ पर बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी। लोवेस्ट यानी कि लिस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा से छोटा। अब बड़ी से बड़ी का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। देन यू हैव टू फाइंड एचसीएफ इन दिस क्वेश्चन या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए 2675 दिया है और क्या दिया है, 2320 दिया है। जो भी शेष बचने की बात कर रहा है, जो भी शेष बचने की बात कर रहा है, उसको इसमें से क्या कर लेते हैं भाई, सबसे पहले ही माइनस कर लेते हैं, ताकि वो तो शेष बच रहा है, वो ऑलरेडी इसमें जोड़ करके दे दिया है। तो यहाँ पर घट जाएगा तो 2600 क्या हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा, और यहाँ पर ये घट जाएगा तो 14 यानी कि 2314 हो जाएगा। बस ये दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालते निकालते आपको पूरा नीचे तक नहीं जाना है, आपको ऊपर ही समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। 1-2 स्टेप के बाद ही समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 2670 हमने लिख लिया, एक बार में तो इसमें जाएगा ही 2314। देखिए कैसे समझ में आ जाएगा। 6 हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 356। 356 है, इसमें से किस संख्या से कट जाएगा, यानी कि लास्ट में 6 है तो 7 और इससे तो कटेगा ही नहीं। 7 दूनी का 14, 17 दूनी का 34, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 178 हो जाएगा, 178 हो जाएगा, क्योंकि जो 356 है ये 178 से कट सकता है। यहीं पर पता चल जाता है ऐसे प्रश्न का। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, करा कि 4, 6, 8 और x का औसत 7 है। फिर इसमें x एंड y 2 चीज़ें लगा दी हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना घुमावदार है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा आराम से। इसमें सिर्फ और सिर्फ x इतना का औसत यहाँ तक दे दिया है, लेकिन इसमें x और y दोनों डाल दिया है। फिर कह रहा है कि 2x - 3y का मान क्या होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x - 3y। बताइए, पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू इसमें रख देंगे, रखने के बाद जो y है उसका वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो औसत निकालने का मतलब ये है कि हमें जब x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो सबको जोड़ करके बटे में उतनी संख्या, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। तो इसको जोड़ करके हम लोग निकालते हैं। 6 4 10, 12 8 20, 20 10 30, 30 हो गया ना, और प्लस क्या हो जाएगा भाई x, अब बटे में क्या हो जाएगा 7 गुणे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 7 5 35, यानी कि 30 + x बराबर क्या हो जाएगा भाई 35। तो जब x की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा।
यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब वो x की जो वैल्यू है 5, आप उसको यहाँ पर पुटअप कीजिए और पुटअप करने के बाद y का वैल्यू आ जाएगा। तो 9 5 14 और ये हो जाएगा 28, 28 और 14 क्या हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा 42। ठीक है, 9 5 14 और ये हो जाएगा 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा। 42 प्लस y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। कितनी संख्याएं हो जा रही हैं 1 2 3 4 5, 5 से गुणा करोगे ना, क्योंकि 5 को यहाँ पर रखोगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो रखने के बाद गुणा करोगे, गुणा करने के बाद क्या आएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 5 45 और इधर 42 है, ये जाकर के इधर घटेगा कितना हो जाएगा भाई 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस वैल्यू को आप लोग यहाँ पर पुटअप कर दीजिए 2x - 3y, वैल्यू आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि हो जाएगा 5 दूनी का 10, 5 2 10 और ये माइनस क्या हो जाएगा 3 का 9। तो 10 में से जब 9 घटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं का मान बताइए। चलिए मान बताइए भाई, कैसे मान बताएंगे? इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट, 3 संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है और इसका लघुत्तम समाप्त वर्तक इतना है, तो इसका महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा? यह भी एलसीएम एंड एचसीएफ का ही प्रश्न है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको एचसीएफ निकालना है। 9 4 13, 13 दूनी का 26, 26 से इसको कटाएंगे, कटाने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू का उसका एचसीएफ निकाल लेना है। लास्ट में आप लोगों का 0 दिया है तो 70 का 21, 7 से तो कटने के लायक नहीं है। इसको सॉल्व करके आप लोग एक कमेंट करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर ले लूंगा। नेक्स्ट देखेंगे ए किसी कार्य का 2/5 भाग। ध्यान से समझिए, ए जो है कोई काम दे दिया गया, इसको 2/5 का मतलब क्या होता है, या कोई भी अगर आप लोगों को फ्रैक्शन दिया हो तो नीचे वाला जो होता है उसका टोटल वैल्यू होता है। 2/5 दिया है, नीचे वाला जो है इसका क्या है भाई टोटल वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि 5 काम करना है लेकिन 2 ही काम किया। टोटल इसको जो है ए को 5 काम करना है लेकिन 2 काम किया, और उस 2 काम को करने में 6 दिन लगा, यही तो दिया है। तो जब हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे कि आखिर भाई जब 2 काम कर रहा है 6 दिन में, तो 1 काम करेगा कितने दिन में? 3 दिन में करेगा ना। और वैसे इसको अगर 5 काम कराएं, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी इसमें ली जाती है, तो 5 काम करेंगे तो 15 दिन हो जाएगा। यानी कि 2/5 रेशियो की जो वैल्यू है 6 है, इससे ही कर जाएगा 3 बार में, गुणा करेंगे तो 5 3 15, यानी कि ए की जो टोटल वैल्यू आ जाएगी ए जो है 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 30% भाग। बी जो है 30%, 30% का मतलब क्या 3/10 लिख सकते हैं। 10 में से 3 काम करने में इसको 3 दिन लगा, यानी कि 3 काम करने में इसको कितना लगा भाई 3 दिन लगा। 1 काम करने में कितना दिन लगेगा आप लोग सोच सकते हैं, 1 दिन लगेगा, यानी कि 1 दिन रोज काम कर रहे हैं। ठीक है ना, 1 काम रोज कर रहा है, तो 10 काम कराने हैं इससे, तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी बी की वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जब डेली 1 काम कर रहा है और उससे 10 काम हमें कराने हैं और डेली वो 1 ही कर सकता है, तो 10 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्या कह रहा है 3 दिन कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक काम किया। पहले हम लोग देखेंगे कि काम कितने हो रहे हैं। ये हो गया टोटल काम जो है 30, ये डेली 2 काम कर रहा है और ये डेली 3 काम कर रहा है। दोनों मिल करके काम स्टार्ट किए हैं, ए और बी दोनों मिल करके काम स्टार्ट किए हैं और 4 दिन तक किए हैं। तो दोनों जब मिल करके काम करेंगे डेली, तो डेली 5 काम कर रहे हैं, डेली 5 काम कर रहे हैं। 3 2 5, ए जो है 2 काम, बी जो है 3 काम, दोनों मिल गए 1 दिन में 5 काम कर दिए और दोनों ने 4 दिन तक काम किया है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई 20 काम। ये 30 काम करना था
ठीक है, इन्होंने 4 दिन तक ही काम किया, यानी कि 20 काम इन्होंने डन कर दिया। शेष काम कितना बच गया? 10 काम बचा हुआ है। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। ठीक है, शेष काम जो है ये 10 काम, इसको करने में इसको 6 दिन लग गया। सी द्वारा 6 दिन का समय लिया गया है। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। जो मूल काम है वो 30 है। ठीक है, बी और सी मिलकर के मूल काम के 70% भाग को, जो मूल काम है, मूल काम कितना हमारा भाई? 30 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 10 काम करने में इसको 6 दिन लगा है। 10 काम करने में इसको 6 दिन लगा है, तो डेली 1 दिन का काम कितना कर रहा है? 10/6। अब करें कि बी और सी मिल करके, तो बी का जो वैल्यू है 10/6, जब इसका ये तो समय दिया है, काम करेंगे तो 6/10 हो जाएगा। तो 6/10 ये हो गया आपका सी का, और बी का वैल्यू यहाँ पर दिया है तो 1/10। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 7/10। इसको उल्टा कर देंगे 10/7। ठीक, यानी कि 5 दूनी का 10। तो ये 70% ही कह रहा है। तो 70% का मतलब कि 70 बटा में क्या हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। इससे ही कट जाएगा 10 बार में, ऐसे से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक जो है आयु वाला प्रश्न दिया था, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का अनुपात इतना था। 5 वर्ष पहले था ना, 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। बात समझ में आ गई? 5 वर्ष पूर्व, लेकिन रेशियो जो दिया है ये आप लोगों का 4, 5, 7, ये 5 वर्ष पहले का दिया है, लेकिन प्रेजेंट एज दे दिया है कितना? 135। तो जो रेशियो था इन लोगों का 5 वर्ष पहले, ये 4x था, ये 5x था, क्योंकि रेशियो को हम लोग x मान सकते हैं, x को हटा भी सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये 7x। चलिए आगे देखेंगे, ये 5 वर्ष पहले का है। तो अभी हम लोग प्रेजेंट में जब जाएंगे तो 5 वर्ष सब में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि एज जो है सबका बढ़ेगा साथ में। अभी का जो प्रेजेंट एज अभी हो गया सब में 5 जोड़ने के बाद, तो सभी को जोड़ने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है 135 हो रही है। बात समझ में आ रहा है ना? पहले इसका हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 4 9 9 7 16, 16x और प्लस 5 3 15 बराबर क्या हो जाएगा? 135। 16x 7 5 12, 12 4 16। ठीक, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 120/16। अब क्या कह रहा है? x का वैल्यू तो 120/16 आ गया हमारा, 120/16 आ गया। 5 वर्ष पूर्व, ये क्वेश्चन में कुछ दिक्कत दिया हुआ है। अरे आपसे 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना होगा? क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। 5 4 9 7 16, रेशियो तो इनका 16 आ रहा है। 5 वर्ष पूर्व था, सभी में 5 वर्ष प्लस कर दिए तो प्रेजेंट एज आ गया, और प्रेजेंट एज ही दिया है, यहाँ पर वर्तमान आयु दिया है। तो वर्तमान आयु जब दिया है 135, तो इस सब की वैल्यू जो बराबर रखेंगे, सबसे पहले तो बटा में नहीं आना चाहिए था, आ भी गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रेशियो में गड़बड़ होगा, और ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग है, स्टार क्वेश्चन है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, 2-3 तरीक़ों से कर लिए हैं, उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसको करेंगे या नहीं करेंगे, आपको उसका मार्क्स मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी जो स्टार क्वेश्चन होता है उसका मार्क्स मिलता ही है। करके एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को, देखिए 35% की लाभ पर बेचा है और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचा है। उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है? इसको आप लोग वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 2/3 को ये बेच दिया भाई कितने में? 35% लाभ, तो 135/100 हो जाएगा, प्लस बाकी को 10% की हानि पर बेचा है, तो बाकी कितना बचेंगे? शेष कितना बचेगा? 2/3 का शेष क्या बचेगा? 1/3। ये कितने बेचा है? 10% की हानि पर, यानी कि 90/100 हो जाएगा।
चलिए पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा क्या भाई, 135 270 बटे में 300, ऐसे एलसीएम निकाल लेंगे तो सही हो जाएगा। 90 बटे में क्या हो जाएगा भाई 300, ठीक। चलिए 300 एलसीएम हो जाएगा 9 और 9 7 16 360 बटे में क्या हो जाएगा 300, ठीक। इसमें 100 से हम लोग गुणा करते हैं, 100 00 कट गया, ये कितना बार में 120 बार में। अब कहेंगे क्या 120% का लाभ हुआ है, नहीं, लाभ पूछ रहा है, ओवरऑल लाभ पूछ रहा है। पहले से किसी चीज़ की जो वैल्यू होती है कितनी होती है भाई 100 होती है, और ये 100 से बढ़ कर के 120 हो गया, यानी कि लाभ कितना इसको मिला, तो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये मिला। टोटल वैल्यू इसका आ गया कितना भाई 20%, ओवरऑल इसको लाभ हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो उसकी बिक्री में कमी हो जाती है। तो उसके लिए तो फॉर्मूला आप लोगों को भाई पता है, नहीं पता होगा तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर मैंने प्लस माइनस दोनों लिखा है। प्लस माइनस का मतलब होता है अगर लाभ हो रहा हो तो प्लस में रखेंगे, हानि होगा तो माइनस में रखेंगे। यहाँ पर दो वैल्यू है एक्स वाई, इसमें भी दो वैल्यू है, एक को एक्स मानेंगे एक को वाई। लेकिन जहाँ पर वृद्धि होने की बात कर रहा है उसको तो 25 का 25 वैसे ही रख देंगे। अब कह रहा है कि 16% कम हो जाती है बिक्री, 16% क्या हो गई भाई कम हो गई। बस समझ में आ रहा ना, इसका भाव बढ़ गया तो 16% बिक्री कम हो गई। और ये हर चीज़ में होता है, वो चाहे खाने पीने वाली सामान हो या कोई भी चीज़ें हो, जब उसका रेट हाई होता है तो उसकी बिक्री ऑटोमेटिक कम हो जाती है, ठीक है। जैसे मान चलो कोई 100 रुपये में 5 किलो आलू ले रहा है और खूब खा रहा है, और वहीं किसी दिन आपको आलू 100 रुपये किलो हो जाएगी, तो क्या उतना खा पाएगा पहले जैसा? नहीं। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं ना, चीनी के मूल्य में तो इसके मूल्य में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई अब x की वैल्यू अगर प्लस में रखा जाए 25, क्योंकि अब यहाँ पर जो साइन रखना है उसकी समस्या है, और यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या 16 माइनस में, क्योंकि कम हो रहा है तो -16 करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब बटे में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 चौका 16, तो 25 माइनस 16 माइनस 4 बचा हुआ है, और ये 16 4 20 हो जाएगा, और 25 में से 20 घटेगा, ठीक है। 25 में से क्या घटेगा भाई 20 घटेगा, तो क्या आएगा 5%। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को हमेशा, कि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है तो माइनस वाला समझ लेना है कि कमी हो रही है या हानि हो रही है, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू जो प्लस में आया है तो यहाँ पर कहेंगे कि वृद्धि हो रहा है, 5% की दर से उसको वृद्धि मिल रहा है। अगर ये 20 पहले आ गया होता, अगर 25 बाद में आ गया होता, तो यहाँ पर 5 माइनस में आ गया होता, तो माइनस यहाँ पर देख करके हमें हानि समझना है, लॉस समझना है, हास समझना है और कमी समझना है। अगर प्लस में आया है तो वृद्धि है, बढ़ रहा है, लाभ हो रहा है, तो 5% की इस पर क्या हो गई भाई वृद्धि हो गई, क्योंकि इधर कमी भी दिया हुआ है। तो बस वहाँ के साइन डिसाइड करेगा, यहाँ का जो साइन होगा चिन्ह होगा वही डिसाइड करेगा कि वो कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। माइनस में आएगा तो कमी होगा और प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर बिल्कुल हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह कि एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु को बेची, 4% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। 8% का लाभ का मतलब क्या होता है 108, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा भाई 100। वस्तु का मूल्य आप लोग मान सकते हैं x, तो यहाँ पर x लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4% लॉस पे बेचा है, मतलब कि 96 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये खरीद करके 96 रुपये में बेच दिया। इस प्रकार से वो 120 रुपये अधिक में बेच रहा होता तो इसकी ये वैल्यू होती, लेकिन 120 रुपये कम में बेच दिया, उस समय इसकी वैल्यू 96 रुपये हो गई। तो उस वस्तु का तो वैल्यू हम देखेंगे कि भाई उसका एक्चुअल कॉस्ट या सीपी कितना है, क्रयमूल्य कितना है। तो जब क्रयमूल्य हमें निकालना रहेगा तो इसका जो अंतर होगा वो 12, और मैंने बताया था x मान सकते हैं वस्तु का मूल्य, ठीक है। 120 और वो जो नीचे में आप लोगों का 100 है वो एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम होकर के इधर आ जाएगा 100। 12 से ये
10 बार में कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। यानी कि उस वस्तु का जो एक्चुअल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना हो जाएगा भाई 1000। लेकिन कह रहा है कि उसको 11% लाभ पर बेचना है। 11% हमें लाभ कमाना है उस पर, उस वस्तु पर हमें 11% का लाभ कमाना है। तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए? तो 1000 का वस्तु है, 11% लाभ कमाने का मतलब है कि 111 रुपये में बेचना है। उस वस्तु की वैल्यू कितनी है? 100% के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा 00 से 00 कट जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो 1110 मीन्स 1110 रुपये आप लोगों का आंसर होगा। बस समझ में आ गई? नेक्स्ट देखेंगे, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% के बाद 20% छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। मुझे नहीं पता है कि उस वस्तु पर या उस वस्तु का क्या प्राइस है, वस्तु कितने में खरीदा है, लेकिन 20% जब छूट दिया गया तो 120 रुपये में बेच दिए। तो पहले हम लोग पता करेंगे कि व्हाट इज द सीपी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सीपी कितना है? सीपी क रुपया है, ठीक है ना, गनमा सुने हो ना, कई रुपया हो कई रुपया। तो यहाँ पर सीपी हम लोग देखेंगे 120 रुपये में तो बेच दिए। उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन 20% हमने छूट दे दिया, मतलब 80 रुपये में बेच दिए। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 5 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में, इससे हो जाएगा 30 बार में, 30 5 150। यानी कि उस वस्तु को हमने खरीद के लाया था 150 रुपये में, 150 रुपये देगा। ठीक है, यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। अगर हम लोग कोई छूट इस पर न दें तो 20% का लाभ होता, लेकिन उस समय छूट दे दिए, 120 रुपये में बेच दिए। अब हमें 20% का लाभ, आखिर ये वस्तु जो है कितने रुपए में बेचते कि ये 20% का लाभ होता? अब बताइए। तो 150 100 बटा में 120, ये हो जाएगा आपका कितना भाई? 5 बार में। ये कितने बार में हो जाएगा? 6 बार में। और ये हो जाएगा 25 बार में, 25 5 125। यानी कि उस वस्तु का जो एक्चुअल प्राइस है वो 125 रुपये है। ठीक है, छोड़ करके बेच रहा है तो 120 रुपये में बेच रहा है, नहीं करता तो 20% का लाभ हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर के विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, देखिए 42% फूड, 16% रेंट दे रहा है मकान का, ठीक है, 11% क्या कर रहा है भाई? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, 7% क्या कर रहा है भाई? परिवहन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि किसी चीज़ की वैल्यू 100% तो होती है, 100% कमा रहा है। अब खर्च जो है उसके ये हैं, मतलब 42% वो खाना खा रहा है, 16% जो है वो आप लोगों का रेंट दे रहा है, वो 11% से एंटरटेनमेंट कर रहा है, 11 रुपये, यानी कि 100 रुपये में 11 रुपये इंटरटेनमेंट के लिए निकाल रहा है, और 7 रुपये गाड़ी भाड़ा पे खर्च कर रहा है। तो यू हैव टू ऐड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ विघ्नेश। विघ्नेश के एक्सपेंडिचर को सबसे पहले तो आपको जोड़ना पड़ेगा। आखिर कितना भाई खर्च कर दिया, कितना परसेंट खर्च कर दिया? 100% तो कमाया, लेकिन खर्च कितना कर दिया? तो 6 2 8 1 9 9 7 16, हासिल कितना बचा भाई? 1 बचा। हासिल समझ रहे हैं ना, कैरी जिसको आजकल बोला जा रहा है। तो 6 2 8 8 1 9 9 7 16, हासिल 1 बच गया। 4 1 5 5 1 6 6 1 7, 76% क्या कर दिया भाई? एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंडिचर इसका कितना है? 76%। अब क्या कह रहा है आगे? लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण कोई घर में फंक्शन पड़ गया, 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसको उस फंक्शन में 18,000 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन उसको 12,000 किसी से उधार लेना पड़ा। 18,000 की आपकी ज़रूरत है और आपने किसी से 12,000 उधार लिया। इसका मतलब कि आपके पास जो सेविंग था वो 6,000 रुपये था। ऐसे तो निकाल सकते हैं आप लोग। आपको 18,000 रुपये की ज़रूरत है और किसी दोस्त से आपने या मादा मित्र से आपने क्या ले लिया भाई? 12,000 उधार ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो 12,000 आपने उधार ले लिया, तो आपके पास कितने थे? 6,000। तभी तो 12 6 18 हो जाएंगे, ये सोच सकते हैं। अब इतना खर्च करने के बाद 100 में से 76% खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे भाई? 24%। मुझे नहीं पता है कि टोटल कितना कमा रहा है।
अब इस 24% की ही तो वैल्यू यहाँ पर सेविंग है, ये भी सेविंग का परसेंटेज है, ये भी सेविंग दे दिया, यहाँ पर 6000 निकाल लिया हमने। तो सेविंग इक्वल टू सेविंग कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर सॉरी टोटल इनकम जो है, आई डोंट नो व्हाट इज द इनकम ऑफ बिजनेस, मंथली इनकम, और हाँ मंथली दिया है हमसे, एनुअली दिए। तो चलिए 24 बटे में क्या हो जाएगा भाई 100, 24 एक्स का 24% बराबर 6000 आ रहा है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 4 के पहाड़ा में भाई ये 6 बार में कट जाएगा, 4 के पहाड़ा में ये 25 बार में कट जाएगा। 6 से ये कट गया और 25 से जब गुणा करेंगे तो 000 आ जाएगा, यानी कि 25 पे क्या हो जाएगा भाई 000 हो जाएगा। यानी कि 25,000 रुपये वो पर मंथ कमा रहा है और 6,000 रुपये उसके बचे हुए हैं। फंक्शन है 18,000 का, तो 12,000 उधार ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं, एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं जो है 96, 110 एंड 146। ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि ये पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। देन यू हैव टू फाइंड द अदर डायगोनल ऑफ दैट क्या समचतुर्भुज। ठीक है ना, रम्बस। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन हमें ये देखने से पता चल रहा है कि ये एक ट्रिपलेट है और ये पाइथागोरस ट्रिक को, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। ये जो बड़ा वैल्यू है ये आपको क्या हो जाएगा भाई हाइपोटेनस हो जाएगा। इसमें से कोई भी लंब और आधार हो सकता है। तो फार्मूला क्या होता है भाई 1/2 आधार बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई मीन्स परपेंडिकुलर, ऊंचाई की जगह पर आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। और इसका जो होता है समचतुर्भुजाकार का 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि दोनों विकर्णों का क्या होता है गुणनफल होता है। क्लियर है यहाँ तक? 1/2 दोनों तरफ से क्या हो गया भाई गोल हो गया, मतलब कट गया। ठीक, कैंसिल हो गया। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, बेस आप लोग 96 भी मान सकते हैं, हाइट 110 मानिए, लेकिन इसमें कर्ण नहीं रखना है। एक ठो की वैल्यू कितनी है 60 है, दूसरे की वैल्यू हमें d2 की वैल्यू निकालनी है। 0 से यहाँ पर ये 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 से 16 छक्के 96, 16 को जब हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो 16 160 और 176, 16 जोड़ने के बाद d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 176 हो जाएगी। और आप लोग देखिए फार्मूला जो है मेंसुरेशन का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। मेंसुरेशन में बिना फार्मूला का यू कांट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन। ठीक है, क्षेत्रमिति के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होना जरूरी है। फार्मूला याद रहेगा तो ही मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, किसी वायुयान की चाल जो है 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। ये कौन सा तेजी में भाग रहा है भाई, 120 किलोमीटर पर मिनट, मिनट दिया है 1 मिनट में, तो यह चाल मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा। 120 गुणे, पहले तो 1 घंटा का निकाल लेते हैं, तो 60 से गुणा करना पड़ेगा कि 1 घंटा में कितना जाएगा। अब मीटर पर सेकंड में करने के लिए यह हमारा अभी किलोमीटर पर घंटा हो गया। यहाँ तक 120 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है, किलोमीटर किलोमीटर ठीक है, लेकिन 1 मिनट में भाग रहा है, तो 1 घंटा बराबर मतलब क्या होता है 60 मिनट। तो 60 से गुणा करेंगे तभी तो पता चलेगा कि 1 घंटा में कितना गया। अब मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो मीटर पर सेकंड में पूछने का मतलब है कि इसको 5/18 से क्या कर लेंगे गुणा करते हैं। गुणा क्यों करते हैं इसके लिए भी मैंने बताया है आप लोगों को। चलिए देखते हैं, 6 के पहाड़ा में ये 3 बार में है और 6 के पहाड़ा में ये जो है आप लोगों का कितने बार में है भाई 10 बार में। 3 से 1 कट जाए कितने बार में 40 बार में। 4 5 20 पर 00 इतना मीटर पर सेकंड, या इसको 2 किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकता था। ठीक है, आराम से तो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। 120 को 120 किलोमीटर जो दिया है 60 से भाग भी दे देंगे तो भी हमारा 1 सेकंड का निकल जाएगा। ठीक है, कितना 2 किलोमीटर, और यहाँ पर क्या दिया है 2000 में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2000 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी हों तो आप लोग ज़रूर अपना सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और ये सीरीज़ जो है डेली जारी रहेगी जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम ना हो जाए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।